हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फाइनेंस, यानी कि ये स्टेट बोर्ड आसाम एसेक बोर्ड के लिए फाइनेंस की फर्स्ट यूनिट की फोर्थ चैप्टर है। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स फर्स्ट यूनिट की हम लोगों ने बना रखी है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर मैं आप लोगों को पिन सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो ना मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां पे स्टार्टिंग से सारे ही वीडियो देख सकते हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट यूनिट की फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है रोल ऑफ द आरबीआई इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एचएस सेकेंड ईयर के लिए है। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये चैप्टर का नाम ही है रोल ऑफ द आरबीआई इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे देखो, किसी भी देश की अगर बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है ना अगर बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तब हम लोग समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो आज यहाँ पे हम लोग आरबीआई के कुछ प्रोमोशनल रोल से स्टार्ट करेंगे कि आरबीआई के प्रोमोशनल रोल्स क्या है, प्रोमोशनल रोल्स ऑफ आरबीआई। देखो, आरबीआई के बहुत सारे रोल्स होते हैं, ट्रेडिशनल, सुपरवाइजरी फंक्शंस। तो सुपरवाइजरी और ट्रेडिशनल फंक्शंस को प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, तो उनके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग ये बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करता है ताकि देश में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा जो ना अच्छी तरीके से काम करते रहे। देखो, आरबीआई जो ना अकेले सारे काम को नहीं कर सकता है, इसीलिए आरबीआई क्या करते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेल्प लेके जो है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे फॉरेन सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, उनको जो ना बूस्ट या फिर एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई के जो है हमारे सबसे पहले फंक्शंस, प्रोमोशनल फंक्शन में से सबसे पहला हमारा प्रोमोशनल रूल में से प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट। तो बैंकिंग हैबिट को किस तरीके से प्रमोट करता है आरबीआई। देखो, आरबीआई जो है ना क्या करता है, लाइसेंस देता है ओपन बैंक ब्रांचेस को, जहां पे अनबैंक्ड एरियाज है, जहां पे मतलब कोई बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पे नए नए ब्रांचेस खोलने की लाइसेंस देता है, ताकि हर एक सेक्टर्स, हर एक तरीके के वर्नरेबल जो लोग हैं या फिर बहुत रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, सबको जो है ना बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा सके। दूसरी बात है, आरबीआई ये चेक करने की जरूर कोशिश करता है ताकि कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ना हो और लोगों में जो है ना एक कॉन्फिडेंस बना रहे बैंकिंग सिस्टम को लेके। साथ ही साथ तीसरी बात, आरबीआई जो है ना इंट्रोड्यूस करता है बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम, ताकि कोई भी कंप्लेन हो कस्टमर की या फिर कंज्यूमर की, उसको जल्द से जल्द सुना जा सके और उसका जो है ना समाधान निकाला जा सके। चौथी बात है, आरबीआई कोशिश करता है किसी भी तरीके से बैंकिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करे और कस्टमर्स इंटरेस्ट को जो ना वो हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आरबीआई जो ना प्रमोशन करता है बैंकिंग हैबिट्स को। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड को कैसे प्रमोट करता है आरबीआई। तो देखो, आरबीआई जो ना फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ईसीजीसी जिसे हम लोग कहते हैं, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसे हम लोग एक्जिम बैंक भी कहते हैं। तो इनको ना क्या करता है आरबीआई, फाइनेंस करता है। फाइनेंस ही नहीं, ये फाइनेंस करता है फॉरेन ट्रेड को इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कवर, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फॉरेन करेंसी क्रेडिट, इस तरीके से रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि जो है ना एक्सपोर्ट जो है ना ज्यादा से ज्यादा देश में बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रमोट करता है आरबीआई। देखो, आरबीआई बहुत सारे संस्था के साथ डील करता है, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक जिसे हम लोग जानते हैं आरआरबी कहते हैं, उसके बाद नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करता है आरबीआई ताकि बहुत सारे स्कीम्स बहुत तरीके से जो ना जनता को हेल्प किया जा सके। बिसाइड इट हैज इंप्लीमेंटेड बहुत सारे स्कीम्स को मतलब जो है ना वो आरबीआई लेकर आया है, जैसे लीड बैंक स्कीम हो गया, सर्विस एरिया अप्रोच हो गया, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके के स्कीम्स को लेके जो ना सरकार और आरबीआई जो ना कोशिश करता है लोगों को हेल्प कर सके। यही नहीं, ये एक्सटेंड करता है मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर्स को, कमर्शियल बैंक्स को, आरआरबीज को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो एंगेज कर सके एग्रीकल्चरल क्रेडिट में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज को किस तरीके से प्रमोट करता है आरबीआई। तो आरबीआई जो ना इंडस्ट्री को भी बहुत अलग अलग तरीके से प्रमोट करता है। कोशिश करता है आरबीआई बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आरबीआई अकेला कुछ नहीं कर सकता है, आरबीआई जो ना बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करता है। जैसे कि तुम्हारा आप लोगों को पता होगा इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर री फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को
हेल्प करता है, फाइनेंस देता है, ताकि ये लोग जो है ना आगे फर्दर पॉलिसीज को, प्लान्स को, प्रोग्राम्स को जो है ना मतलब एनहांस कर सके और उसको लागू कर सके एक्चुअल ग्राउंड पे, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना वो प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम तो मेन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए ब्लड क्या है? फाइनेंस ही ब्लड है, यानी कि खून हम लोग कह सकते हैं एक तरीके, जिस तरीके से बॉडी में खून जब तक दौड़ता रहे एक बॉडी जिंदा रहता है, उसी तरीके से इकोनॉमी को भी चलते रहने के लिए फाइनेंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो उसी के लिए आरबीआई जो है ना एक वेल बैलेंस्ड और डाइवर्स जो है ना वो बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को बनाने की कोशिश करता है, एनकरेज करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू कैटर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ डाइवर्स सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो चलो देखते हैं आरबीआई एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन फाइनेंस, यानी कि आरबीआई यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना एक तरीके से इंजन जैसा है, गाड़ी में जब तक इंजन स्टार्ट रहेगा गाड़ी चलती रहेगी, उसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उसी तरीके से हमारा देश का इकोनॉमी भी बढ़ता रहेगा। इंडिया ने बहुत स्पीड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और उसका मकसद एक ही था कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर रखा जाए। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर रखने का। आरबीआई जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट किया और उनके हेल्प से बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, जैसे कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिपार्टमेंट, और इंप्लीमेंट किया क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके इंडस्ट्रियल फाइनेंस समय समय पे देश को। ठीक है, तो उसी में से हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि होगा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो कि टर्म लैंड यानी कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एंटरप्राइज या फिर कोऑपरेटिव या फिर कंपनीज को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईएफसीआई। तो आईएफसीआई क्या है? तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, आईएफसीआई में 20 ये परसेंटेज याद रखना, 20.7% ऑफ टोटल ओन्ड कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब कर लिया था। कब? 1948 में। अब ये क्या करते हैं, आईएफसीआई एंगेज होता है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म क्रेडिट टू कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कोऑपरेटिव्स या फिर कोऑपरेटिव्स एंटरप्राइजेस को। तो याद रखना है ये एंगेज करता है किस में? लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म क्रेडिट टू कॉर्पोरेशंस एंड कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को। दूसरा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एसएफसीएस यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे इन्होंने 17.5% का स्टेक रखा था। जैसे यहाँ पे 20.7 था, इसमें यानी कि एसएफसीएस में 17.5% का स्टेक रखा था। और इनका मेन काम क्या है, ये एडवाइज करता है, ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है, एडवाइज करता है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर फंड्स, प्रोवाइड करता है बैंकिंग एंड रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज, साथ ही साथ इंस्पेक्ट भी करता है देयर फंक्शनिंग्स कि वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। थर्ड है हमारा आईडीबीआई। तो आईडीबीआई क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैं बार बार बता रहा हूं कि आरबीआई अकेला कुछ नहीं कर सकता, विद दिस हेल्प ऑफ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आरबीआई बहुत सारे रोल को प्ले करने की कोशिश करता है। तो ये जो है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1964 में। और ये क्या है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट फाइनेंस टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा यूटीआई। तो यूटीआई मतलब क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1964 में। यहाँ पे 50% जो है हिस्सेदारी है वो आरबीआई का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी है। और लास्ट जो है हमारा वो है आरसीआई। आरसीआई का मतलब है रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लिमिटेड। इसको 1958 में सेटअप किया गया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड द एलआईसी, जिसके बारे में आप लोग को पता होगा। और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू द मेंबर बैंक्स टू एक्सटेंडेड मीडियम लोन्स एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रियल कंसर्न इन द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिपार्टमेंट क्या है हमारा, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिपार्टमेंट को सही से समझने के लिए ना ये समझना कि इनका जो मेन उद्देश्य है, इसको सेटअप किया गया था 1957 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। मेन फंक्शन क्या है, ताकि एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके क्रेडिट गारंटी स्कीम्स को फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसको कैंसिल कर दिया गया था ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम्स एंड इमर्ज ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीज कॉर्पोरेशन। द डिपार्टमेंट हैज सीज द फंक्शनिंग सिंस 1981। तो 1981 में इसको बाद में क्या कर दिया गया था, सीज कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया था। उसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम्स। तो आरबीआई जो है ना बहुत तरीके के क्रेडिट गारंटी स्कीम्स चलाते हैं, जैसे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फिर क्रेडिट गारंटी फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लिमिटेड, स्मॉल लोन्स
गारंटी स्कीम्स। तो इस तरीके के 3 तरीके के गारंटी स्कीम चलाते हैं। सबसे पहला तो है हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्या था, ये चाहते थे कि एंकरेज हो बैंक, ताकि स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी दी जाए। 1960s में इसको स्टैब्लिश किया गया था और मेन जो उनका उद्देश्य था इस स्कीम के अंदर, जितने भी लॉसेस थे अगेंस्ट द एडवांसेस मेड बाय बैंक, यानी कि बैंक ने जितने एडवांसेस दिए थे, लोन्स दिए थे, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके एक तरीके से। बाद में जाके इसको जो है ना बंद कर दिया गया था 1981 में। नेक्स्ट, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1971 में। यहाँ पे ना वाइड रेगिंग सिस्टम ऑफ गारंटीज ऑफ लोन गारंटी किया जाता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्रेडिट लोन्स यानी स्मॉल लोन्स, जो कि गारंटी स्कीम है, इसको स्टार्ट किया गया था 1981 में। 1981 में इसलिए स्टार्ट किया गया था, जो पहले हमारे जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स बंद हो गए थे तो उनके बदले पे इसको स्टार्ट किया गया था। और लास्ट है हमारा क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम्स। तो क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इस स्कीम के अंदर क्या था, आरबीआई जो है ना वो ऑथोराइज करता है, गारंटी करता है, यानी कि आरबीआई से आपको जो है ना फ्रेश गारंटी लेना पड़ेगा अगर आप लोग 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा किसी भी पार्टी को, यानी कि सिंगल पार्टी को अगर आप लोन देते हो, यानी कि बैंक को जो है ना एक सर्टिफिकेट या फिर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा आरबीआई से अगर आप 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा के लोन किसी भी सिंगल पार्टी को देते हो। इस लिमिट को 4 करोड़ तक कर दिया गया था। इस लिमिट को 4 करोड़ तक कर दिया गया था। कब ये किया गया था? 1983 में, यानी कि 1983 में इसके कितने लिमिट 4 CR कर दिया गया था। ठीक है, फिर जाके इसको और बढ़ा दिया गया था। 1986 आते आते इसको, इस लिमिट को 6 करोड़ कर दिया गया था, यानी कि 6 करोड़ तक या फिर 6 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी भी सिंगल पार्टी को अगर कोई भी बैंक लोन या फिर क्रेडिट फैसिलिटी देता है तो उससे आरबीआई को जो है ना वो परमिशन या फिर ऑथराइजेशन लेना होगा। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो मेन उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव यही था ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और क्रेडिट सिस्टम को जो है ना रेगुलेट किया जा सके, फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है कॉमर्शियल बोरोइंग्स पे वो रहे, और तीसरी बात है वो जो कि क्रेडिट प्रोडक्टिविटीज है वो चलता रहे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आरबीआई एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस को। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आज भी प्रोवाइड करता है मोर देन 60% ऑफ जो वर्ल्ड मतलब इंडिया के जो पॉपुलेशन है उनको जो है ना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। बहुत ज़्यादा मेजर सेक्टर्स तो नहीं है, लेकिन 4 मेजर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि क्रॉप हो गया, लाइवली स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया और फिशरीज हो गया। तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर से अलाइन करके देखा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमने बहुत सारे इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिवोल्यूशन देखा। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। तो ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s से लेके 1980s के बीच के बारे में बात कर रहे हैं। उस समय सीरियल प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। नेक्स्ट है, आप लोगों ने सुना होगा वाइट रिवोल्यूशन के बारे में। तो वाइट रिवोल्यूशन का मतलब है मिल्क रिप्रोडक्शन, जो कि स्टार्ट हुआ था 1970s में। फिर आपने सुना होगा जीन रिवोल्यूशन के बारे में। जो जीन रिवोल्यूशन है वो कॉटन प्रोडक्शन को लेके है, ये 2000 के बाद का बात है तुम्हारा। फिर आपने सुना होगा ब्लू रिवोल्यूशन। तो ब्लू रिवोल्यूशन क्या है? तो ये इंक्रीज किया गया था यहाँ पे फिशरी प्रोडक्शंस को और प्रोडक्टिविटी को। ये 1973 से 2002 तक का बात है। तो इन सब ने ना मैसिव एक बहुत बड़ा तरक्की करके दिखाया था हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आरबीआई ने ना अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को, स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया। ऐसे कौन से क्रेडिट फैसिलिटीज़ है जो कि लेके आए, जिसके वजह से एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो मतलब हेल्प करने में सक्षम रहा था। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया था। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 1935 में, और ये रूरल सेक्टर्स के लिए था ताकि क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, और इसका बहुत सारा मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद ऑल इंडिया क्रेडिट कमेटी सर्वे कमेटी बनाई गई। ठीक है, 1951 में आरबीआई ने क्या किया? ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी बनाया। इस कमेटी का एक ही मकसद था ताकि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको मतलब इकट्ठा किया जाए, पता किया जा सके कि किस किस तरीके से, किस किस रूप में जो है ना और हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकेंगे ताकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ना और ज़्यादा तरक्की करे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। उसी तरीके से जैसे हर डिपार्टमेंट को फाइनेंस की ज़रूरत है, क्रेडिट की ज़रूरत है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी ज़रूरत है। तो उन सब सारे ही चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ये कमेटी को बनाई गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रीजनल रूरल बैंक। तो एक रिकमेंडेशन आई थी वर्किंग ग्रुप ऑफ रूरल बैंक, जिसको हेड किया था मिस्टर एम नरसिम्हा ने।
उनके रिकमेंडेशन पे ही आरआरबी को सेटअप किया गया था, यानी कि रीजनल रूरल बैंक को सपोर्ट मतलब सेटअप किया गया था 1975 में, ताकि रूरल क्रेडिट की जा सके। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। नेक्स्ट हमारा नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट है स्टेबलाइजेशन फंड, इसको स्टैब्लिश किया गया था जून 1956 में ही, ताकि मीडियम टर्म लोन दिया जा सके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिलीफ एंड गारंटी, इसको भी सेटअप किया गया था फॉर ग्रांटिंग कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही तरीके के बहुत सारे एग्रीकल्चरल कमिटीज़ जो है ना वो बनाई गई थी, ताकि जो है ना एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को हेल्प की जा सके। तो आखिर में ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर नोट चाहिए तो छोटे से पेमेंट करके आप जो है ना सारे ही यूनिट की आप नोट्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप बस व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना, आप लोगों को ये नोट्स छोटी सी पेमेंट पे प्रोवाइड करवा दी जाए। आगे आपको किस चैप्टर किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।